नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि सरकार द्वारा दिया गया कोविड-19 इकोनॉमिक पैकेज क्या प्रवासी मजदूरों को फायदा करेगा या नहीं। इस पूरे पैकेज को मैं एनालाइज करूंगा और आपको बताऊंगा इसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स है। और लॉकडाउन के कारण सबसे ज्यादा असर प्रवासी मजदूरों पर ही पड़ा है, तो उनके लिए डायरेक्टली इस वक्त कितना बेनिफिट है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स जो एक नॉर्मल ऑनलाइन वीडियो क्लास से काफी बढ़कर है, स्टडी आईक्यू की ऐप पर अवेलेबल है और इस कोर्स में पॉलिटी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर जैसे सब्जेक्ट्स मेरे द्वारा पढ़ाए गए हैं। उसके अलावा जितने भी आपके फेवरेट यूट्यूब फैकल्टीज हैं, डॉक्टर गौरव गर्ग, प्रशांत धवन सर, अनिरुद्ध सर, अंकित अग्रवाल सर, इन सभी के द्वारा वेरियस सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस कोर्स पर 20 मई तक ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। भारत में कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ने के लिए 24 मार्च को एक लॉकडाउन की घोषणा करी गई थी। देशव्यापी लॉकडाउन था, उसे 3 बार अब एक्सटेंड किया जा चुका है और 31 मई तक यह लॉकडाउन जारी रहेगा। ऐसे में भारत में 2 महीने से भी ज्यादा समय के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप है और अभी यह नहीं पता कि जून में भी वो किस तरह से रिज्यूम कर पाएगी। ये लॉकडाउन मेजर्स डेफिनेटली जरूरी थे देश की सेहत बचाने के लिए, लोगों को जिंदा रखने के लिए, लेकिन इसके कारण एक बहुत बड़ा तबका है जो अफेक्ट हुआ है और जो सरकार की स्कीम्स में और हमारे पॉपुलर इमेजिनेशन में स्थान नहीं बना पाता है। ये वो तबका है जिसे मैं कहता हूं कॉलरलेस वर्कर्स। कॉलरलेस का मतलब मेरा संदर्भ वहां पर है जैसे ब्लू कॉलर या व्हाइट कॉलर वर्कर्स हम कहते हैं। तो देखिए, ब्लू कॉलर वर्कर्स वो हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनके पास एक फिक्स सैलरी होती है, उनको पीएफ बेनिफिट मिलता है। व्हाइट कॉलर वर्कर्स वो हैं जो मेहनत मजदूरी का काम नहीं करते बल्कि ऑफिस में कंप्यूटर्स के आगे बैठकर काम करते हैं। तो जैसे बीपीओ सेक्टर हो गया, यू कैन कॉल देम व्हाइट कॉलर वर्कर्स। लेकिन एक कॉलरलेस वर्कर्स है जो कहीं भी इस क्लासिफिकेशन में स्थान नहीं पाता है, वो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मजदूर। तो ये वो लोग हैं जो शहरों में आपके चारों तरफ मौजूद हैं। चाहे आप अपने गली के नुक्कड़ पे देख लीजिए, ये वो परिवार है जो आपके कपड़ों को प्रेस कर रहा है, या फिर ये वो मजदूर है जो हमारे सड़कों को, हमारे फ्लाईओवर्स को बनाने में हेल्प कर रहा है और यहां पर इन्हें हायर किया जाता है डेली वेजेस पर या वीकली वेजेस पर। ये वो लोग हैं जो ऑफिस में, प्राइवेट ऑफिस में लोगों को चाय पकड़ाते हैं, ऑफिस बॉय की तरह काम करते हैं। इस वर्ग के पास ना कोई फिक्स तनख्वाह है, ना कोई फिक्स सैलरी है। जैसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज ठप हुई तो इनकी इनकम तुरंत बंद हो गई। इनके पास बैंक में कोई सेविंग्स नहीं है कि ये 2-3 महीने घर बैठकर आराम से खाना खा लें और उसके बाद फिर से नौकरी पर चले जाएं। इनमें से ज्यादातर के पास कोई स्मार्टफोन भी नहीं है कि ये सरकार द्वारा दी जा रही जानकारी जो रात को दी जाती है और अगले दिन लागू हो जाती है उसको पढ़ लें, उसको समझ लें और अपने जीवन को उसके अनुसार प्लान कर लें। तो इस तरह का कम्युनिकेशन और एजुकेशन का बहुत बड़ा गैप है इस वर्ग और सरकार की पॉलिसीज के बीच में। लेकिन इस तरह के मजदूरों की एग्जैक्ट संख्या क्या है? तो देखिए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने 2017 में एक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कराया था। उसमें एक कैटेगरी थी कि वल्नरेबल जॉब वाले लोग कितने हैं, यानी कि ऐसी नौकरियां जो आज है कल नहीं है, नहीं मालूम। तो उस समय भी ऐसे 1.5 करोड़ वर्कर आइडेंटिफाई किए गए थे और याद रखना ये एक सैंपल सर्वे था, ये कोई पूरा देशव्यापी सर्वे नहीं था। और इस लॉकडाउन के अंदर यही वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए हैं। अब आप समझिए, 1.5 करोड़ तो केवल एक सैंपल सर्वे में अगर आ गए तो देश भर में इनकी संख्या कितनी होगी आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। जब आप रोज रात को न्यूज पे देखते होंगे कि कितने लोग पैदल चलकर अपने गांव जा रहे हैं वापस, ये वही लोग हैं, क्योंकि इनके पास कोई इनकम स्टेबिलिटी नहीं है। तो लॉकडाउन आते ही इनकी नौकरियां चली गई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी नाम के एक थिंक टैंक के अनुसार देश में इस वक्त बेरोजगारी की दर 24% पहुंच चुकी है, जिसमें शहरी क्षेत्रों की दर 26% है। इसका मतलब शहरी क्षेत्र में रहने वाला हर चौथा व्यक्ति इस वक्त बेरोजगार है और इसमें भी ये जो कॉलरलेस वर्कर्स हैं इन्हीं की संख्या मैक्सिमम होगी, क्योंकि बाकी कई लोगों की जिनकी फिक्स्ड सैलरी वाली जॉब है उनकी नौकरियां इस वक्त सिक्योर है। इन मजदूरों को जब अगले हफ्ते के राशन और अगले महीने के किराया का कोई ठिकाना नजर नहीं आया तो इन्होंने अपने घरों की तरफ, यानी कि इनका जो असली घर है, होम टाउन है, उस तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। और ये माइग्रेशन लॉकडाउन के अगले ही दिन से शुरू हो गया था। आपने शायद विजुअल्स देखे होंगे, तब भी हजारों लाखों लोग बॉर्डर्स पर, दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र, गुजरात जैसे बॉर्डर्स पर आ गए थे। तब वहां पर काफी बड़ी समस्या भी हो गई थी। एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत जद्दोजहद के बाद उन्हें घर पहुंचाया गया। तो उस वक्त एक शुरुआती वेव के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद अब लोग घरों की ओर कूच नहीं करेंगे। लेकिन जब पूरा अप्रैल महीना निकल गया और मई महीना शुरू हो गया तो अब ये जो घर जाने वाले लोगों की संख्या है लगातार बढ़ती ही जा रही है। और देश में सभी प्रकार के पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठप पड़े थे, तो ऐसे में इन्होंने क्या किया, पैदल चलना शुरू किया। कई लोग साइकिल लेकर अपने घरों की ओर चल पड़े। आपने कई कहानियां न्यूज में पढ़ी होंगी कि कैसे लोग हजार हजार किलोमीटर साइकिल चलाकर अपने गांव पहुंचे हैं। इस तरह के लोडिंग ट्रक्स में या लोडिंग टेम्पो में यहां पर देखिए कम से कम 20 जने इस एक ट्रक के अंदर, एक मिनी ट्रक के अंदर बैठे हैं
तो ये कितना खतरा है इनको, इनकी लाइफ को, जब ये गाड़ी हाईवे पर स्पीड से चलेगी तो यहां पर कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं है। और एक ऐसा भी मामला सामने आया था जब एक सीमेंट मिक्सिंग ट्रक के अंदर 18 माइग्रेंट वर्कर्स पाए गए थे एक बॉर्डर चेकपोस्ट पर, पुलिस उन्हें बाहर निकाल रही है। आप इमेजिन कीजिए 40 डिग्री से ज्यादा इस वक्त टेम्परेचर है पूरे उत्तर भारत का, ऐसे में इस सीमेंट मिक्सर के अंदर लोग कैसे हजारों किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, मुंबई से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब से बिहार, इतनी लंबी लंबी यात्राएं हैं। तो सरकार ने इनके लिए क्या किया? तो ऐसा नहीं है कि सरकार बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठी थी, जी नहीं। मार्च महीने के अंत में ही, यानी लॉकडाउन शुरू होने के कुछ ही दिन के अंदर, सरकार ने सभी राज्यों को यह कहा कि आप स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से पैसा उठा सकते हो और शेल्टर होम बनाइए, इन सभी माइग्रेंट्स को आप शेल्टर दीजिए, खाना पीना दीजिए। लेकिन शेल्टर होम कितने समय तक चल सकते हैं? कई राज्यों में अभी भी चल रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट एडिक्वेट। शेल्टर होम्स के बाहर भी लोगों की भीड़ लगी हुई है, जहां पर खाना मिल रहा है इन शेल्टर होम्स में, वहां भी एक एक 2-2 किलोमीटर की लाइन लगती है। तो इतनी गर्मी में लाइन में खड़े होना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी लोगों ने ये किया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से डेटा मांगा कि आप एग्जैक्टली हमें बताइए कि कितने लोग सड़कों पर हैं और कितने लोगों को शेल्टर दिया है सरकार ने, तो अप्रैल के पहले हफ्ते में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह कहा कि देश भर में इस वक्त कोई भी पैदल सड़कों पर नहीं है, हमने सभी को आश्रय दे दिया है। लेकिन सरकार द्वारा सबमिट किए गए डेटा में ही यह बात साफ दिख रही थी कि पूरे देश में 69% शेल्टर्स तो केवल एक केरल राज्य में थे और बाकी के पूरे देश में 30% शेल्टर थे। केरल की आबादी भारत का 3% भी नहीं है, 3.5-4 करोड़ के बीच में आबादी है केरल की, और वहां पे 70% शेल्टर होम्स चल रहे थे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि बाकी देश के क्या हालात थे। तो इंप्लीमेंटेशन जो था ग्राउंड लेवल पर वो सही नहीं था। शेल्टर होम्स की फैसिलिटी होने के बावजूद पूरे अप्रैल महीने में लोग पैदल ही घरों की ओर निकल पड़े थे। और जब यह सिलसिला नहीं रुका तो केंद्र सरकार ने तय किया कि लॉकडाउन 3 में श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। तो श्रमिक स्पेशल ट्रेन 800 ट्रेनें ऑलरेडी चलाई जा चुकी हैं एज ऑफ 14 में, जो लेटेस्ट डेटा मुझे मिला है सरकार के पीआईबी वेबसाइट पर। और इन 800 ट्रेन में 10 लाख प्रवासियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा चुका है। मोस्टली ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियल शहर जैसे हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों से ट्रेन चली है और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या फिर केरल तक ट्रेन ये चलाई गई है। अब इतनी ट्रेन चलने के बावजूद भी लोगों का सिलसिला थम नहीं रहा है। लोग पैदल ही घरों की तरफ निकल पड़े हैं। उनका कहना है कि उन्हें टिकट्स नहीं मिल रही हैं, ट्रेन की वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है, उन्हें ई पास नहीं मिल रहा है अपने गृह राज्य जाने का। और सबसे दुखद बात यह है कि जो ये पैदल घर जा रहे हैं इनके साथ कई हादसे हो रहे हैं। औरंगाबाद के पास एक मालगाड़ी ने 16 श्रमिकों को कुचल दिया था, उसमें 16 जनों की डेथ हुई। कई लोग ट्रकों में इस तरह से भर के जा रहे हैं और ये ट्रक्स पलट रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। केवल पिछले 10 दिनों में लगभग 120 लोगों की मृत्यु हो चुकी है एक्सीडेंट में, और ये एक्सीडेंट देश भर में हो रहे हैं, हर राज्य में हो रहे हैं, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। और आप हालात देखिए कि किस तरह से लोग ट्रैवल कर रहे हैं। बाय द वे ये सब श्रमिक ट्रेन चलने के और स्पेशल बसेस चलने के बाद का सिनेरियो है, जहां पर एक कंटेनर के अंदर लोग इतनी गर्मी में 100 लोग, 50 लोग एक ही कंटेनर के अंदर सफर करने को तैयार हैं। और ये ट्रक ड्राइवर्स को 3,000, 4,000, 5,000 पैसे तक दे रहे हैं। राजधानी के किराए से ज्यादा पैसा देकर ये अपने गृह राज्य की तरफ लौटना चाहते हैं। ये श्रमिक अपनी जान हथेली पर रखकर इस तरह से सफर कर रहे हैं। इसके कारण कोविड-19 फैलने का भी डर पूरी तरह से बना रहता है, क्योंकि जब इतने लोग एक साथ आ रहे हैं तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करी जा सकती है। लेकिन क्या इसमें इन प्रवासियों का दोष है कि इनके पास खाने को पैसा नहीं है, राशन नहीं है, या फिर अगले महीने देने का किराया नहीं है शहरों में? तो ये क्या करेंगे? जब इनकम का कोई सोर्स नहीं है तो ये अपने घर जाना ही प्रेफर करेंगे। इट इज ऑब्वियस, हर व्यक्ति यही चाहेगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। 13 मई को प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पैकेज लाया जाएगा और सभी को यह उम्मीद थी कि इस पैकेज में प्रवासी मजदूरों का भी ख्याल रखा जाएगा। 5 दिन तक हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अलग अलग सेक्टर्स के बारे में इस पैकेज को डिटेल में डिस्क्राइब किया, बताया। और इसमें जो माइग्रेंट्स के बारे में बातें कही गई वो मैं एक बार आपको ब्रीफली बता देता हूं। तो पहली और सबसे इंपॉर्टेंट घोषणा ये थी कि 2 महीने तक सभी प्रवासियों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा, चाहे वो एनएफएसए के अंडर कवर्ड हैं या फिर उनके पास राशन कार्ड है या नहीं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि एक प्रवासी व्यक्ति जब अपने गांव को छोड़कर शहर में जाता है तो राशन कार्ड तो उसके माता या पिता के नाम पर बना होता है, उसका नाम भी वहीं पर एंटर्ड होता है उस राशन कार्ड में। तो वो मुंबई या हैदराबाद जैसे शहरों में राशन नहीं उठा सकता है राशन की दुकान से। वो राशन केवल उसे गांव में ही मिलेगा जहां पर उसका नाम है। तो अब ये 2 महीने का राशन ऐसे लोगों को दिया जाएगा जिनके पास कोई कार्ड भी नहीं है, और सरकार की उम्मीद है कि 8 करोड़ माइग्रेंट्स को ये राशन मिलेगा, इससे उन्हें बेनिफिट होगा। राज्य सरकारों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए और डिस्ट्रीब्यूट कीजिए कि कौन से माइग्रेंट्स हैं जिनको इस अनाज की आवश्यकता होगी। लेकिन यहां पर देखिए प्रॉब्लम यह है कि आइडेंटिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कोई 1 दिन या 2 दिन में होने वाला काम नहीं है। आइडेंटिफाई करके उन्हें लिस्ट करके कितना राशन कहां पहुंचेगा, ये पूरा मैनेजमेंट करना कम से कम 1 या 2 हफ्ते ले लेगा।
और इस 2 हफ्ते के अंदर ये जो माइग्रेंट्स के मूव करने का सिलसिला है, घर वापसी का जो सिलसिला है, ये अनावरत जारी रहने वाला है। दूसरा बड़ा अनाउंसमेंट ये था कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू करी जाएगी। ये स्कीम वैसे तो सरकार पिछले साल ही अनाउंस कर चुकी थी, इस पर स्टडी IQ ने कई वीडियोस भी बनाए थे, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं डिटेल में इसके बारे में जानने को। लेकिन पिछले 1 साल में इस स्कीम पर कहीं पर भी सीरियसली काम नहीं हुआ है। सिर्फ जो पायलट प्रोजेक्ट चल रहा था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ था। अगर इस स्कीम पर काम किया गया होता तो अभी इस समय तक ये स्कीम पूरी तरह से लागू होती और शायद माइग्रेंट्स की ऐसी स्थिति ना होती। लेकिन सरकार अब कह रही है कि हम अगस्त महीने तक 83% पोर्टेबिलिटी चालू कर देंगे और मार्च 2021 तक 100% टारगेट अचीव हो जाएगा। लेकिन इसमें भी अगेन कुछ समस्या है। देखिए, वही वाली प्रॉब्लम है कि अगर आपका आधा परिवार काम करने के लिए मुंबई शहर में रह रहा है और आधा परिवार है उत्तर प्रदेश के किसी गांव में, तो राशन कार्ड एक ही जगह से राशन उठा पाएंगे या दोनों जगह से, इस पर कुछ क्लैरिफिकेशंस चाहिए। और दूसरा, अगर माइग्रेंट्स बहुत तेजी से मूव करते हैं तो क्या होता है कि पूरा सप्लाई चेन मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता है। मान लो कि मुंबई शहर में एक एरिया में कोई दुकान है जहां पर 200 लोग एनरोल्ड हैं, कि 200 लोगों को वहां से नॉर्मली राशन मिलता है, लेकिन अब उस एरिया के अंदर आकर 100 प्रवासी रहने लग गए, तो अगले ही महीने उस दुकान को 300 लोगों का राशन चाहिए। अब इस तरह का मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होगा, ये बहुत ही डायनामिक होगा, बहुत ही फ्लूइड होगा। तो अब इन 100 लोगों के लिए एक्स्ट्रा राशन अचानक से एक दिन में नहीं आ सकता है, उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया होती है और वो प्रोक्योरमेंट करने में समय लगेगा। तो इस तरह से ये मॉडल स्ट्रीमलाइन होने में कई महीने या मे भी कुछ साल लग जाएंगे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसका पायलट प्रोजेक्ट चालू किया गया तो ये देखा गया कि इसका यूटिलाइजेशन बहुत ही कम है। केवल 800 मजदूर ऐसे थे जो हर महीने राशन कहीं और से उठा रहे थे और उनका एड्रेस कहीं और का था, और इनकी संख्या लॉकडाउन के दौरान और कम हो गई है। केवल 200 वर्कर्स, आप सोचिए इतने बड़े राज्य हैं लेकिन केवल 200 वर्कर्स लॉकडाउन में कहीं और से राशन उठा रहे हैं। तो इसका मतलब इसका जो यूटिलाइजेशन है उसमें अभी कई सारे फैक्टर्स को आयरन आउट करना, उन्हें सही करना आवश्यक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको पूरी तरह से स्ट्रीमलाइन होने में शायद कई महीने लग जाएंगे। अब जो हाउसिंग की समस्या है, मैंने आपको बताया कि किराए के पैसे नहीं है कई लोगों के पास, तो सरकार ने उसको सॉल्व करने के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिल्डिंग्स बन रही हैं, अफोर्डेबल हाउसेस बन रहे हैं, उन्हें लोगों को किराए पर देने के बारे में एक स्कीम निकाली है इसी पैकेज के तहत। लेकिन देखिए, ये पहले बनना चाहिए, उसके बाद ये किराए पर दिया जा सकता है। और इसमें भी सरकार ने काफी हद तक लोड उन इंडस्ट्रीज पर या उन इंस्टीट्यूशंस पर डाल दिया है जिनके यहां पर ये मजदूर काम करेंगे। तो उन्हें कहा गया है कि आप अपने लेवल पर इसे बनाइए, सरकार आपको जमीन दे देगी, लेकिन आपको अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाने होंगे। अब देखिए, कंस्ट्रक्शन है और बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पूरे होने में सालों लग जाते हैं, तो ये भी कोई इमीडिएट रिलीफ प्रोसीजर नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं ये बहुत ही अच्छा कदम है और आने वाले 3 या 4 सालों में इसका असर हमें देखने को मिलेगा, लेकिन इस वक्त इमीडिएटली कोई रिलीफ इससे नहीं मिलने वाली है। इस वक्त शायद इमीडिएट रिलीफ का एकमात्र सोर्स वर्कर्स के लिए है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो नरेगा योजना जो कई सालों से चल रही है, उसमें सरकार ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि जो एनडीए सरकार है वो पहले नरेगा स्कीम में इतनी इंटरेस्टेड नहीं थी, खास करके पहले कार्यकाल में, लेकिन अब इन्होंने इसमें काफी आउटले बढ़ा दिया है। पिछले लगातार 3 बजट से इसमें आउटले बढ़ता जा रहा है और मई महीने में इसमें एनरोलमेंट बढ़ा है। तो ये बता रहा है कि कितने लोग शहरों से गांव में आए हैं और नरेगा में अपने आप को एनरोल करवा रहे हैं। 40 to 50% एनरोलमेंट बढ़ गया है। तो सरकार ने बिल्कुल सही कदम उठाते हुए नरेगा पर फोकस बनाया है और नरेगा को मॉनसून सीजन में भी चालू रखा जाएगा और प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, लाइफ स्टॉक रिलेटेड वर्क को भी इसमें शामिल किया जाएगा। फाइनली सोचने वाली बात यह है कि इन माइग्रेंट वर्कर्स की यह हालत क्यों है। तो देखिए, शहरों में काम करने वाले इन प्रवासी मजदूरों की हालत ऐसी इसीलिए है क्योंकि पहला, इन्हें वोटिंग अधिकार नहीं है उन राज्यों में जहां पर ये काम कर रहे हैं। और भारत में जब तक वोट का अधिकार नहीं है, जब तक आप वोट बैंक का हिस्सा नहीं है, तब तक कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेसी आपके वेलफेयर को ध्यान नहीं देगी। आप उनके प्रायोरिटी में पीछे रहेंगे। हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलता है। ज्यादातर राज्य सरकारें स्पेशल हेल्थ प्लान चलाती हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आपका आधार कार्ड या फिर आपका रेजिडेंस किसी और राज्य का है तो आप दूसरे राज्य में हेल्थ बेनिफिट नहीं ले सकते। हाँ, कुछ स्टेट इसके अपवाद हैं। आयुष्मान भारत स्कीम भी इसको रेक्टिफाई कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत लंबा सफर तय करना बाकी है। महात्मा गांधी नरेगा स्कीम जो है वो सिटीज में नहीं चलती, मोस्टली रूरल एरियाज में चलती है। तो अगर कोई व्यक्ति मान लो कि गुजरात के रूरल एरिया से माइग्रेट करता है महाराष्ट्र के रूरल एरिया में, तो वहां पर वो नरेगा में अपने आप को एनरोल नहीं करवा पाता। और फाइनली, इनके पास किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है अपने एम्प्लॉयर्स के खिलाफ। इन्हें कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। शहरों में अगर कोई व्यक्ति, कोई बहुत अमीर व्यक्ति सोचे कि मैं अपने ड्राइवर को कल नौकरी से निकालना चाहता हूं, तो देयर इज नो लॉ दैट प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम डूइंग सो, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज्ड है, वहां पर कोई बेनिफिट नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई सरकारी कानून उसे प्रोटेक्ट नहीं करता है। तो
तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। अब भविष्य में जो भी हम रास्ता अपनाएंगे लेबर रिफॉर्म्स का या फिर एम्प्लॉयमेंट रिफॉर्म्स का, उसमें इन बातों को ध्यान में रखना है। तो देखिए एग्जैक्टली वे फॉरवर्ड क्या होगा, इसके बारे में मैं भी बहुत ज्यादा डिटेल्स इस वक्त आपके साथ नहीं शेयर कर सकता हूं, क्योंकि हम सबके लिए ये एक नई समस्या है। इकोनॉमिस्ट इस पर कई तरह के राय दे रहे हैं। तो सबसे पहला कई तरफ से सुझाव आया है कि डेटा नहीं है कि कौन से राज्य में कितने माइग्रेंट्स हैं, इस पर कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है। सैंपल सर्वेज होते रहते हैं लेकिन वो पीस मील हमें डेटा देते हैं। तो सबसे पहली चीज तो एक बहुत बड़ा मॉनिटरिंग पोर्टल चाहिए जो इन सभी वर्कर्स को रजिस्टर करे कि कौन किस राज्य का है और कहां पर जॉब कर रहा है, कहां पर रह रहा है। तो वैसे अभी एक मॉनिटरिंग पोर्टल जो सरकार ने अनाउंस किया है वो केवल उन माइग्रेंट्स को देखेगा जो एक राज्य से दूसरे राज्य अभी जा रहे हैं पैंडेमिक के दौरान, लेकिन आगे के लिए भी हमें एक बहुत बड़ा पोर्टल इस तरह का चाहिएगा। दूसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट कि जिन राज्यों में ये वर्कर्स हैं वहीं पर इन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए सुविधाएं राज्य सरकारें दे, वहीं पर इंडस्ट्री लाने की कोशिश करें। तो जैसे राजस्थान, बिहार जैसे राज्य हैं जहां से लाखों करोड़ों वर्कर्स माइग्रेट करते हैं, वहां पर इंडस्ट्री क्यों नहीं लग सकती? शायद आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में इस ओर कदम बढ़ाए जाएंगे। और फाइनली वोटिंग राइट्स की इंटरऑपरेबिलिटी क्या दी जा सकती है, इस बारे में देखो अभी बहुत चर्चा की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें मिसयूज भी बहुत हो सकता है। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। अगर वोटिंग राइट इन मजदूरों को मिल जाता है तो डेफिनेटली पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेसी सभी इनके वेलफेयर के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। और हाउसिंग इशू सॉल्व करने का भी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्लान है दैट इज गुड। बट कुल मिलाकर इस वक्त जो ये पूरा इकोनॉमिक पैकेज है इसमें माइग्रेंट्स के लिए सिवाय एक राशन के इमीडिएट रिलीफ के रूप में कुछ भी ज्यादा नहीं है। और कई इकोनॉमिस्ट इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। इनफैक्ट आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली, बट मैंने किसी इकोनॉमिस्ट के व्यूज सुने। उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही थी, इंडिया टुडे के इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने ये कहा कि इस वक्त लोग हैं बीमार और उन्हें चाहिए थी दवाई, दे नीडेड मेडिसिन, लेकिन सरकार उन्हें दे रही है विटामिन के टैबलेट जो लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए अच्छे हैं, जबकि उस व्यक्ति को इमीडिएट रिलीफ चाहिए, उसे सर्जरी चाहिए, उसे इमीडिएट दवाई की आवश्यकता है। लेकिन सरकार के इस पैकेज में दिया गया है विटामिन की गोलियों को, यानी लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशन सुधारने के लिए चीजों को। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में लिखिए। बस भाषा को संयमित रखें और वैलिड रैशनल पॉइंट्स लिखिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।